दोस्तों नमस्कार, एचएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि मैं आपके सामने हिंदी क्लासेस लगातार सीरीज में लेके आने वाला हूं। दोस्तों आपको जैसा दिख रहा है कि आज हम लोग संज्ञा पे बात करने वाले हैं। यदि आप टेट, सीटेट, लेखपाल, यूपीटीपीएससी, यूपीपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों संज्ञा हिंदी का सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर से जरूर एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि ये पहला टॉपिक है। संज्ञा हिंदी ग्रामर का पहला टॉपिक है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न रखना भूलता ही नहीं है। सबसे पहले यहीं से प्रश्न रखता है। तो दोस्तों इसलिए संज्ञा की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। और आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम्स में यहाँ से एकदम बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से पूछना एग्जामिनर ने चालू कर दिया है। यानी कि आपको संज्ञा पढ़नी तो है, हम आपको बताएंगे कि यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है एग्जामिनर, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए ये भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों देखते हैं संज्ञा क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा क्या है, इस क्लास में जानेंगे। उसके बाद संज्ञा के प्रकार देखेंगे, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद संज्ञा के प्रकार पे वर्णन होगा। फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो ट्रिकी क्वेश्चन संज्ञा के बारे में पूछे गए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। और आपको जब हम आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पे बताएंगे तो आपको उस बात का एहसास होगा कि हाँ ये वाकई ट्रिकी क्वेश्चन ही था। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा। संज्ञा है क्या, संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती। व्यक्ति में देखेंगे, व्यक्ति कौन होगा, जैसे किसी का नाम हो गया रमेश, महेश, ये व्यक्ति हो गए। वस्तु में किताब, पेन। प्राणी में क्या हो सकता है, प्राणी में हो सकता है छोटा से छोटा जानवर, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव। प्राणी में कोई भी आ सकता है। ऐसे वस्तु में आपके सामने जो भी वस्तु दिख रही है, संसार में जितनी भी वस्तुएं कोई भी आ सकती है। इसमें आप संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ संज्ञा ही मान के चलिए, क्योंकि हर एक चीज का नाम, अगर किसी चीज का नाम रखा गया है तो वो समझ लीजिए वो संज्ञा ही है। जैसे समुद्र का नाम रखा गया है, इस वजह से वो संज्ञा है। आकाश उसका नाम है, इसलिए वो संज्ञा है। और इस संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका नाम ना हो, इसीलिए हर एक चीज का नाम है, तो हर एक चीज क्या होगी, संज्ञा। दोस्तों व्यक्ति में देख लिया हमने, वस्तु में देख लिया क्या क्या आएगा, प्राणी में देख लिया चूहा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आ सकता है। भाव में देख लेते हैं, भाव आपका कैसा हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है, आपको प्रसन्नता भी हो सकती है, तो ये भाव में आएगा। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि का नाम ही उसकी संज्ञा है। आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। अब हम लोग संज्ञा के प्रकार देखेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए। संज्ञा के मूल रूप से 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण जातिवाचक संज्ञा में 2 प्रकार की संज्ञाएं और जोड़ दी गई, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा है हम लोग पे, तो इसलिए वहां हिंदी में इसका इफेक्ट आ गया, 2 संज्ञाएं जोड़ दी गई। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि संज्ञाएं 5 प्रकार की हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन आज भी इसको जातिवाचक संज्ञा में ही दोनों पार्ट रखे गए। इस वजह से आप याद रखिए, अभी तक जितने भी आयोग हैं, जो भी आयोग है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो संज्ञा के केवल 3 ही प्रकार मानता है, 1, 2, 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको सीधे सीधे जिस ऑप्शन पे संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं ये लिखा हो, वही ऑप्शन टिक करना है।
क्वेश्चन आएगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो सही आंसर होगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हमें लगता है कि ये कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। दोस्तों अब हम संज्ञा के तीनों प्रकारों का एक एक करके वर्णन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराए उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में भी जान लीजिए, इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, स्थान का बोध कराएगी तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, गंगा और स्थान का नाम हो गया पटना। हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे पटना लिखा रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। अब अगर इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है तो आप पटना सही कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा में क्या होता है? इसमें पूरी जात का बोध होता है, पूरी जात का, पूरी जात का बोध होगा जातिवाचक संज्ञा में। जैसे सार, बालक, पर्वत, देश हो गया। देखिए जैसे शहर है तो यहाँ पे पूरी जात का बोध करा रहा है। जैसे शहर कई होते हैं, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, और उन दोनों का जो ग्रुप होगा वो एक जात का बोध कराएगा, जिसे शहर कहेंगे, तो वो जातवाचक संज्ञा हो गई। बालक, कई सारे लड़के हों उनको मिला के क्या बोलेंगे? बालक। ये एक जात को बोध करा रहा है। पर्वत, आपको पता है राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ये सारे पर्वत हैं, पर ये जब सब मिलके इनको क्या बोलेंगे? पर्वत। तो वो जात का बोध कराएगा। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जाए हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पर हिमालय क्या है? पर्वत, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही बालक, बालक का क्या नाम? राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। शहर, शहर का नाम ले लिया जाए पटना, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आप देश देख रहे हैं, देश, भारत, स्थान का नाम ले लिया जाए तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसकी जात बताई जाए तो देश हो जाएगा। वकील, कई सारे वकील होते हैं, अध्यापक, ये सब एक जात प्रदर्शित करते हैं। शहर हो गया, बालक हो गया, पर्वत हो गया, देश हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, ये सब क्या है? एक जात प्रदर्शित करते हैं, एक समूह टाइप का होते हैं। तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसके 2 प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं। अभी आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, तो उनको देख लेते पहले। यह है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और यह है समूहवाचक संज्ञा।
द्रववाचक संज्ञा में होता क्या है, द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, और एक होता है द्रव। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, द्रव, द्रव में सिर्फ तरल आता है, जैसे तेल, पानी, ये सारी चीजें। तो ठोस, द्रव, गैस, यानी कि यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा में आपको ठोस भी आएगा, द्रव भी आएगा, गैस भी आएगी। तेल, लोहा, घी, सोना, ये सब क्या है, द्रव्य है। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे ही समूहवाचक संज्ञा में समूह प्रदर्शित होगा, जैसे परिवार, सेना, पुलिस, टीम। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो क्या कोई आपको ये बोलेगा कि वो परिवार सहित रह रहा है? आप अकेले रहेंगे तो कोई ये थोड़ी बोलेगा। पर यदि आप परिवार सहित वाकई घर पे रह रहे हैं, जैसे हम लोग इस टाइम पे रह रहे हैं लॉकडाउन में, तो जब आप घर में सबके साथ रहेंगे तो उसको बोला जाएगा परिवार। एक फौजी अकेला जा रहा है बाइक से, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि फौज जा रही है, कोई ये बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो फौज जब जाएगी, जब 10-20 फौजी जाएंगे तभी तो लोग बोलेंगे फौज जा रही है। तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ समूह। परिवार में क्या हुआ, समूह। एक पुलिस वाला जा रहा है तो कोई नहीं कहेगा पुलिस जा रही है, पर अभी 5, 8, 10 पुलिस वाले आ जाए तो फिर बोला जाएगा कि पुलिस जा रही, समूह की बात हो रही। टीम, एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, 2-4 खिलाड़ी होते ही होते हैं, 10, 11, 15, 16 ऐसे भी होते हैं। तो टीम में क्या होता है कि ग्रुप प्रदर्शित होता है। तो जिसमें ग्रुप प्रदर्शित हो वहां पे समूहवाचक संज्ञा। और जहां पे द्रव्य वाली बात हो, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में कोई भी हो, ये क्या है, द्रव, ठोस। तो ये सारी चीजें द्रववाचक संज्ञा में आएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, गंगा, पटना, हिमालय, कोई नाम हो, स्थान हो, वस्तु हो, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जात का बोध होता है कि इसकी जो जाति होगी, राम की जाति होगी बालक, गंगा की जाति होगी नदी, पटना की जाति होगी शहर, हिमालय की जाति होगी पर्वत। वैसे ही द्रववाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब बचा है आपका भाववाचक संज्ञा। उसके पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि लोहा, लोहा संज्ञा है, टेस्ट दे देगा, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो द्रववाचक संज्ञा होगी। लोहा कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगर आते सोना कौन सी संज्ञा होगी, तो फिर समूहवाचक संज्ञा होगी। पर एग्जामिनर कभी कभी हमारा कुछ ज्यादा ही टेस्ट ले लेता है, वो कहता है कि लोहा कौन सी संज्ञा होगी, और वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा देता ही नहीं है, सिर्फ देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तब आप क्या करेंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, तो इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा में लोहे को टिक करेंगे, यानी कि लोहा जातिवाचक संज्ञा होते हुए द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। कब, जब द्रव्यवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं हो, सिर्फ यही 3 ऑप्शन हो और चौथा हो इनमें से कोई नहीं, फिर आप कर सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। एग्जामिनर आपका यही टेस्ट लेना चाहता है कि जातिवाचक संज्ञा के आपको दोनों प्रकार पता है कि नहीं पता है। दोस्तों यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, हम आपको उनको बताना चाहेंगे। दोस्तों यूपीपीएससी के सीसेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, देश में विभीषणों की कमी नहीं है,
विभीषणों की कमी नहीं है। अब आप हमें ये बताइए, प्रश्न में यह है कि विभीषण कौन सा संज्ञा होगा। देश में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पे विभीषण को पूछना है कौन सी संज्ञा है। दोस्तों अगर यहाँ पे सेंटेंस ये देता कि विभीषण रावण का भाई है, तब आपसे पूछता है यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, तब आप कह देते व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस दे रखा है कि देश में विभीषणों की कमी नहीं है, यहाँ से कुछ और ही अर्थ निकल रहा है। विभीषण का अर्थ आपको पता ही होगा, जो अपने भाई से लड़ झगड़ के चला जाए या उनकी आपस में न बनती हो या भाई के साथ धोखा किया हो जिसने, उसे विभीषण कहेंगे। तो ऐसे लोगों की जो अपने भाई के साथ प्रेम से नहीं रहते, भाई को धोखा देके चले गए हैं, उनके लिए विभीषण प्रयुक्त किया गया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ऐसे लोगों को कमी नहीं है जो अपने भाई से प्रेम से नहीं रहते हैं, जब उनसे लड़ झगड़ के चले गए हैं, उन्हें धोखा देके चले गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक जात की बात हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने भाई से, जिनके अपने भाई से मधुर संबंध नहीं है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो ऐसे में जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एक जात की बात हो रही है कि विभीषण एक जाति बन गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर यहाँ पे विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगा, यहाँ पे विभीषण जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल से और समझाऊंगा। अगला एग्जांपल है, आज भी रावणों की कमी नहीं है। रावणों की कमी नहीं है। अगर आपसे साधारण प्रश्न किया जाए कि रावण में कौन सी संज्ञा होगी, रावण में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप कहेंगे कि ये रावण एक नाम है, तो जब नाम होगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपकी बात भी सही है। ऐसे लोग जो छल करते हैं उनकी कमी नहीं है आज भी। मतलब एक जात की बात की गई है, जो लोग छल करते हैं उनकी एक जात की बात कर दी गई। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि आज भी रावणों की कमी नहीं है। तो रावण यहाँ पे व्यक्तिवाचक ना होके जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक जात का बोध करा रहा है। यहाँ पे कई सारे लोगों की बात हो रही, एक ही जात की लोग की बात हो रही कि जो रावण टाइप के लोग हैं उनकी बात हो रही है केवल। तो अभी तक आपने ये देखा कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमें जातिवाचक संज्ञा मानना पड़ा, क्योंकि सेंटेंस ही ऐसा था। वहां पे जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे रावण जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जबकि रावण ऐसे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अब हम एक नया सेंटेंस देखेंगे जिसमें जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। अभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में चेंज हुई थी, अब अगले सेंटेंस में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न में कि पंडित जी कौन सी संज्ञा होगी। पंडित जी के बारे में पूछ रहा है, पंडित जी कौन सी संज्ञा होगी। तो पंडित जी एक जाति का बोध करा रहा है, इस वजह से पंडित जी जातिवाचक संज्ञा होगी। पर यहाँ पे अर्थ दूसरा ही निकल रहा है, क्योंकि उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित जी, किस पंडित जी की बात कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं सेंटेंस में। पंडित जी यहाँ पे कौन हुआ? चाचा नेहरू। तो जब सेंटेंस में पंडित जी का अर्थ निकल रहा है जातिवाचक संज्ञा, पर पूरे सेंटेंस से क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नेहरू चाचा की। तो इस वजह से यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि नेहरू जी कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि एक नाम की बात हो रही है। आशा है ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो UP SSC में पूछा गया था।
नेताजी ने कहा था, हम आपकी जीएस भी तैयार करा रहे हैं। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया कि नेताजी, इस प्रश्न में नेताजी कौन सी संज्ञा है? तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि नेताजी में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप कह देंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेता एक जात का बोध कराता है, तो इस वजह से जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन यहां पे नेताजी का मतलब पता क्या हुआ? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। यहां पे नेताजी का मतलब हुआ सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहां पे नेताजी का मतलब हुआ। इस वजह से इस सेंटेंस में, इस वाक्य में नेताजी को जातिवाचक संज्ञा न मानकर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। दोस्तों हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है संज्ञा में, उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों हम संज्ञा का आखिरी पार्ट देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में गुणों, दशाओं, अवस्थाओं का बोध होता है। गुणों, दशाओं, अवस्थाओं, गुण आपके कैसे हैं? ईमानदारी, बेईमानी, ये सब गुणों में आ जाएगा। ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी। दशाओं में आएगा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अवस्थाओं में गरीबी, अमीरी, दोस्तों भाववाचक संज्ञा में बस यही, इसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, और इसमें गुणों, दशाओं, अवस्थाओं तीनों का बोध होता है। गुणों में आपको बता ही दिया गया, ईमानदारी, बेईमानी हो गई। दशाओं में बचपन, जवानी, बुढ़ापा हो गया। अवस्थाओं में गरीबी और अमीरी हो गई। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार आजकल प्रश्न आ रहा है, आयोग बस जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ रहा है, बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके लिए अब हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है, आइए देखते हैं। ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आपको बताई थी, अभी समझाया था। और ये हो गई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में हो गया। कल दोस्तों आपको बताया था पुरुष, नारी, अभी जैसे बताया बालक जातिवाचक संज्ञा में, वैसे ही पुरुष, नारी, किशोर, पिता, ये सारी जातिवाचक संज्ञा। इनको आपको चेंज करना है भाववाचक संज्ञा में। दोस्तों एग्जाम्स में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न किस टाइप के हैं कि प्रश्न आता है पुरुष को भाववाचक संज्ञा में बदलो, भाववाचक संज्ञा में बदलो, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा वाला सही होगा? जिसमें पुरुष का क्या होगा? पुरुषत्व,
पुरुष का होगा पुरुषत्व, नारी का होगा नारीत्व, किशोर का होगा कैशोर्य, ऐसे ही पिता का होगा पितृत्व, पितृत्व। तो दोस्तों संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलने के हम आपको कुछ महत्वपूर्ण, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देंगे। हम आपको ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारी क्लास खत्म होगी और आपको पीडीएफ में नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों क्लास को आप एक बार देखिए और उसके बाद नोट्स से पढ़िए, फिर आप देखिए कि आपको पूरा तैयार हो जाएगी क्लास। और आज आपने 1-2 नंबर कंफर्म कर लिए। दोस्तों संज्ञा से क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 प्रश्न निश्चित आपके कंफर्म हो चुके हैं। मान लीजिए मैंने आपको बताया संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई, भाववाचक संज्ञा बताई, जातिवाचक संज्ञा बताई, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार बताए आपको। फिर आपको बताया कि कहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आजकल आयोग पूछ रहा है, वो प्रश्न आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बताया। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा ही नहीं पूछता है, अभी हम आपको सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। दोस्तों जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लिया हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, अगली क्लास क्या होगी, संज्ञा के बाद सर्वनाम होगी, तो सर्वनाम में बताएंगे कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाएंगे। फिर जब आपको विशेषण बताएंगे तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। फिर क्रिया बताएंगे तो वहां पे भी बताएंगे। अभी इस वजह से नहीं बता रहे क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं। तो आप क्लास को मन लगा के पढ़िए, लॉकडाउन का पूरा यूज करिए, बहुत अच्छे से यूज करिए, क्योंकि जो लॉकडाउन में पढ़ रहा है उसकी नौकरी एकदम कंफर्म हो रही है, और जो नहीं पढ़ पा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ढकेल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको सिलेक्शन लेना है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, और हिंदी अगर पूरी सीख गए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे पूरे नंबर लाना बहुत आसान होता है, और ये वही ला सकता है जो एकदम सीरियस होके पढ़ रहा है। सीरियस कैंडिडेट ही हिंदी पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेगा और यहाँ से पूरे मार्क्स गेन करेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसको सेव करके रखिएगा, आपको काम आएगा। एग्जाम्स के समय आप वही बार बार पढ़ लीजिए, और हो सके तो पीडीएफ का जो नोट्स देंगे वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिससे आपको फायदा ही रहेगा कि आपके पास हमेशा लिखा रहेगा, आप उसको रिवाइज करते रहेंगे। यकीन मानिए अगर आपको हिंदी पूरी आ गई तो आप जब आप विद कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में जाएंगे ना कि मुझे हिंदी पूरी आती, 1-2 सब्जेक्ट और तैयार कर लीजिए, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, जीएस, इनमें से कोई एक चैप्टर को अपना हथियार बना लीजिए। बस 2 चैप्टर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे आने चाहिए, जहां से आप 95% 98% नंबर ला सकते हैं। अगर आप ये दो विषय कोई सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पे अच्छी मेहनत करिए, और फिर देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।